Good morning, dear students. Welcome to Hindi class. Now we will continue chapter number 10, पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए, बस यही हमारा फैसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। तो अलगू ने पंचों से विचार विमर्श करके ये फैसला दिया कि जुम्मन खाला को हर महीने खर्चा देगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो जो रजिस्ट्री उसने अपने नाम करवा ली थी खाला की जायदाद, तो वो रद्द कर दी जाएगी। इस फैसले ने अलगू जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। वे मिलते जुलते थे, लेकिन उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। अब जुम्मन हर टाइम अलगू से बदला लेने के बारे में सोचता रहता था। ऐसा अवसर जल्दी ही जुम्मन के हाथ आया। अलगू चौधरी बटेसर से 2 बैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी लाए थे। दैव योग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का, ठीक है। तो जुम्मन इसी झाक में था कि कोई ऐसा अवसर आए जब वो अलगू चौधरी से बदला ले। तो वो अवसर जल्दी ही उसके हाथ आ गया। तो अलगू चौधरी बटेसर एक जगह का नाम है बेटा, वहाँ से बैलों की 2 जोड़ी लाए थे, एक जोड़ी लाए थे। तो उसमें से एक जो बैल था वो 1 महीने में मर गया। अब सिर्फ एक बैल बचा था। तो एक बैल बेटा किस काम का, निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे। वे इक्का गाड़ी हाँकते थे। इक्का गाड़ी होती है जिसमें सिर्फ एक ही बैल लगाया जाता है, ठीक है ना, उसको कहते हैं इक्का गाड़ी। एक पीछे छकड़ा सा होता है, उसके आगे एक बैल लगाकर उससे वो चलता है। तो वो समझू साहू जो थे वो इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक भरकर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा यह बैल हाथ लगे तो दिन भर बेखटके 3 खेप हों, तीन बारी वो इसको मंडी ले जा सकता है, ठीक है ना। आजकल तो एक ही खेप के लाले पड़े रहते हैं, एक ही बारी के लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही लिया। उसने अलगू से वो बैल ले लिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गर्ज थी कि घाटे की परवाह ना की। चौधरी को गर्ज थी कि वो बैल ले आऊँ, ठीक है, लेकिन घाटे की परवाह ना की। बेटा अलगू चौधरी को था कि चलो एक बैल उसके कोई काम का नहीं, तो उसने वो बैल जो था वो समझू साहू को बेच दिया। घाटे की भी परवाह नहीं की। वो कहता कि चलो जितने में बिक रहा है इसको बेच दूँ, ठीक है। उधर समझू ने क्या किया कि उसको 1 महीने में उस बैल के पैसे जो थे वो चुकाने का वादा किया। तो अलगू मान गया कि 1 महीने में चलो कोई बात नहीं, मैं 1 महीने में पैसे ले लूँगा। और उसके बाद समझू ने उस बैल के साथ क्या किया, समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रगेदने। वे दिन में 3-3, 4-4 खेप करने लगे। मंडी में 3-3, 4-4 चक्कर उससे लगवाने लगे। ना चारे की फिक्र थी ना पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहाँ कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी ना ले पाया था कि फिर जोत दिया। उसको एक बार भी रेस्ट के लिए नहीं देता था, ठीक है ना। बार बार मंडी ले जाता था, घर ले आता था, फिर ले जाता था, फिर ले आता था। दिन में 3-3, 4-4 चक्कर उसके मंडी में लगवाता था। तो बैल बेचारा थक जाता था और खाने के लिए उसको ना तो अच्छा चारा देता था ना पानी देता था। अलगू चौधरी के घर तो चैन की बंसी बजती थी। कहाँ वह सुख चैन, कहाँ ये 8 पहर की खपत। महीने भर में वह पिस्सा गया। एक दिन चौथे खेप में साहू ने दूना बोझ लादा। अगर वो चौथा चक्कर लगाने लगा तो उसके ऊपर दुगना बोझ लाद दिया। दिन भर का थका जानवर पैर न उठते थे, पर साहू को जल्दी पहुंचने की फिक्र थी, अतएव
उन्होंने कई कोड़े निर्दयता से फटकारे, उसके कई कोड़े मारे। बैल धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर कभी ना उठा। मतलब वो बैल जो था वो मर गया। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते तब साहू उसे सहुआइन झल्लाते और अंड बंड बकने लगते। मतलब वो उसके ऊपर गुस्सा करते और उसको बुरा भला बोलने लगते। सबने पंचायत कराने का परामर्श दिया और सबने अलगू को बोला कि पंचायत करवा लो। साहू जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर ली। मतलब दोनों पंचायत में ये फैसला ले जाने के लिए तैयार हो गए। पंचायत बैठी तो रामधन मिश्र ने कहा, बोलो चौधरी, किसको पंच बदते हो? तो अब रामधन मिश्र जी ने उसको बोला कि अलगू बताओ, अब तुम किसको पंच चुनना चाहते हो? अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। किसी ने पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज्र तो नहीं? उज्र मतलब ऐतराज़ तो नहीं? ठीक है। अब अलगू का कलेजा क्यों धक धक करने लगा? क्योंकि उसको पता था कि जुम्मन ने उससे बदला लेना है। क्योंकि पहली पंचायत में अलगू ने खाला के पक्ष में फैसला सुनाया था, जुम्मन के पक्ष में नहीं सुनाया था। तो उसे लगा कि अगर जुम्मन बन गया पंच तो जुम्मन अलगू के विपक्ष में ही फैसला सुनाएगा। लेकिन अब वो वहाँ पर कुछ नहीं बोल सकता था क्योंकि उसने समझू साहू को बोला था पंच चुनने के लिए। सरपंच का मुख्य आसन ग्रहण करते हुए शेख के मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। जैसे ही जुम्मन पंच के आसन पर बैठा तो उसके अंदर एक जिम्मेदारी का भाव पैदा हो गया। मतलब उसको ऐसा लगने लगा कि जैसे उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई हो। उन्होंने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ भी निकलेगा वह देववाणी के सदृश होगा, मतलब के समान होगा। और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश ना होना चाहिए। मेरा सत्य से जौ भर भी टलना उचित नहीं है। देखो, जैसे ही जुम्मन आसन पर बैठा पंच के, तो उसके अंदर जिम्मेदारी के भाव पैदा हो गए। उसके मन में ये बात आने लगी कि अब मेरे अंदर से, मतलब जब मेरे मुंह से जो भी निकलेगा वो देववाणी के समान होगा, मतलब भगवान के बोले हुए शब्दों के समान होगा। तो मेरे अंदर मनोविकार तो होने ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। मतलब उसके अंदर कोई भी किसी के प्रति कोई भी बदले की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा है। क्योंकि पंच का बेटा जो फैसला होता है वो भगवान के फैसले के समान माना जाता है। तो जुम्मन को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगा। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब किए। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने बैल लिया उस वक्त उसे कोई बीमारी ना थी। अगर उसी समय दाम दिए जाते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह ना करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का अच्छा प्रबंध ना किया गया। तो जुम्मन ने जो फैसला था वो अलगू के पक्ष में सुनाया, ठीक है। और समझू को बोला कि वो अलगू को बैल का पूरा दाम देंगे, क्योंकि जब समझू साहू को अलगू ने बैल बेचा था तब बैल बिल्कुल सही था, उसे कोई बीमारी नहीं थी, ठीक है ना। तो उसका दाम तो उचित बनते ही है, ठीक है ना, वो तो देने ही पड़ेंगे। अब बाद में समझू साहू ने उसे सही दाना नहीं दिया, अच्छा चारा नहीं दिया और उससे बहुत ज़्यादा काम लिया, जिसकी वजह से बैल की मृत्यु हो गई। अब इसमें अलगू की थोड़ी ना कोई गलती है, ठीक है जी। तो अलगू के पक्ष में जुम्मन ने फैसला सुनाया। सरपंच का फैसला सुनकर अलगू चौधरी फूले ना समाये, उठ खड़े हुए और ज़ोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर ध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपटकर बोले, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा शत्रु बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त होता है ना दुश्मन, न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों की मैल
धुल गई, मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। ठीक है, जुम्मन अलगू के पास जाते हैं और उसके गले लगकर बोलते हैं कि जब तुमने मेरे विपक्ष में फैसला सुनाया था, मेरे अगेंस्ट फैसला सुनाया था, तब से मैं तुम्हारा शत्रु बन गया था, लेकिन आज जब मैं पंच के आसन पर बैठा तो मुझे एहसास हो गया कि जब कोई व्यक्ति पंच के आसन पर बैठता है तो वो किसी का मित्र नहीं होता, किसी का दुश्मन नहीं होता। ठीक है, उसके मुंह से जो भी शब्द निकलते हैं वो खुदा के मुंह से निकले हुए शब्दों के समान होते हैं। तो दोनों मित्र आपस में गले लग जाते हैं और रोने लगते हैं। तो यहीं पर बेटा हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।